गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, ग्रेड पे से बेसिक सैलरी निकालना हम सीख रहे थे। तो ग्रेड पे को हमने पढ़ना भी स्टार्ट किया था, कैसे रीड करते हैं ग्रेड पे को। सबसे पहला जो अमाउंट है उसको पढ़ते हैं हम जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया उस दिन की सैलरी है। उसके बाद में जो भी आता है वो आपका हर 12 महीने के बाद इंक्रीमेंट है। ये इंक्रीमेंट यहाँ तक चलेगा, फिर इंक्रीमेंट बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगा और यहाँ तक चलता रहेगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे बच्चों, ग्रेड पे रिवाइज हो जाएगा। मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया था, दूसरा भी हमने कर लिया था क्या? तीसरा क्वेश्चन हमें करना है। होमवर्क दिया था क्या मैंने आपको? चलिए करके देखते हैं क्या है। फिर से वही है बच्चों, हमें अपना प्रीवियस ईयर देखना है। ये जो स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 पर एंड हो जाएगा। बताओ डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 1/1/2016 है। तो जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया उस दिन ग्रेड पे कितना आ रहा है आपका? 15,000। फिर 1/1/2017 को सैलरी हो जाएगा 15,500। 1/1/2018 को सैलरी होगा 16,000। 1/1/2019 को सैलरी होगा 16,500। 1/1/2020 को सैलरी होगा 17,000। और 1/1/2021 को सैलरी होगा 17,500। और 1/1/2022 को सैलरी होगा 18,000। और 1/1/2023 को सैलरी होगा बच्चों 19,000, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड पे आपका 1000 रुपये से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा मुझे बताइए। डेट आपकी ये रही 1/1/2023। इस दिन के बाद सैलरी कितनी है आपकी? 19,000 है। इससे पहले सैलरी कितनी है? 18,000। तो 18,000 मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा और 19,000 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ये टोटल कितना आएगा? 2 लाख 2,19,000 बोल रहे हो? ये आ गया आपकी बेसिक सैलरी। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था कॉपी कर लो जल्दी से इसको। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। तुम्हारे पास पहले से सॉल्यूशन है? पुराना प्रिंट आउट निकाल, इसमें चेंजेस भी है यार। कौन सा मैंने अब लिखा भी था GI 7 के लिए, वो लेके आओ। ये पुराना है बेटा। आपने जो मैंने लिंक किया था वो नहीं डाउनलोड किया, उसे ऊपर वाले पे डाउनलोड किया आपने। तो सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ था फॉर GI 7 और 7A वो डाउनलोड नहीं किया, ऊपर से आपने डाउनलोड कर लिया कहीं से। उसमें तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सारे तो चेंजेस है बेटा उसमें।
सारे आंसर लेके आ गया तुम्हें। सबके आंसर इसमें तो। चल बढ़िया है, आंसर ले आया तू। और लाया भी तू थोड़ा सा ही है। चलो जैसा भी है, इसको चेंज करते रहना आप साथ साथ में। कल क्यों, इसी को चेंज कर ले अब। प्रीवियस ईयर को यहाँ चेंज कर ले, ये प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा तेरा। वहाँ 21-22 लिखा है, इसको 22-23 कर, या फिर नया प्रिंट आउट निकालेगा तो तेरी मर्जी है। हटा दूँ? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया आगे। अब आपके पास थोड़ा स्पेस हो गया क्या इसके अंदर? एक क्वेश्चन और लिखाऊं क्या? देखो एक और क्वेश्चन, स्पेस है ना आपके पास? यहाँ साइड में स्पेस को यूज करोगे क्या? कहीं पर भी ये स्पेस पड़ा ना, ये वाला? डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 1/9/1989। ग्रेड पे है 10,500, 20, 30,000। 30 मत करो इसको, 25 करो। 25,750, 50,000। कैलकुलेट बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। 1989 से हमने स्टार्ट किया है, तो ये बात तो कंफर्म है कि बेटा हम 1889-90 ऐसे लिखने लगेंगे तो फिर शाम हो जाएगी, ऐसे तो इसको कर नहीं पाएंगे। फिर कैसे करें ऐसे क्वेश्चंस? ऐसे इस लेवल पे इंस्टीट्यूट पहुंचेगा नहीं, पर कोई किताब आप कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपका हाथ नहीं अटकना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहले मुझे बताइए बच्चों, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमें प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 का सैलरी फाइंड आउट करना है। पर हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/9/1989, और हमारा जो ग्रेड पे है वो है 10,500 और 25,000। पहले तो मुझे बताओ बेटा, 10,000 से 25,000 तक पहुंचने के लिए आपको कितना पेमेंट इंक्रीज करवाना पड़ेगा? 15,000। और ये 15,000 500 500 करके इंक्रीज होगा। 30 ईयर के बाद आप 25,000 पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं इसमें 30 ईयर जोड़ दूं, ये है बेटा आपका 10,000, 30 ईयर जुड़ेगा तो 1/9 कितना आएगा ये? 19 पे आ गए आप। सैलरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर आके आपकी? 25,000। अब आप चाहो तो यहाँ से आप काउंट कर लो आप,
2020, 2021, 2022। तो अब सैलरी बढ़ेगी आपकी 25,750, 26,500, 27,250। तो ये है वो डेट आपका 1 सितंबर 2022। इस दिन के बाद सैलरी है 27,250 और इससे पहले सैलरी है 26,500। ये हैं बच्चों आपके 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5 महीने। तो ये हैं फिर आपके 7 महीने। तो 5 महीने का 26,500 और 7 महीने का 27,250। तो ये आएगा, ये बोल रहे हो क्या आप? ये आ गया आपकी बेसिक सैलरी। 19, 20, 21, 22 सही तो है। सितंबर 20 का तो लिया है। आगे चलना। तुम खुद ही लिख रहे हो क्या? आप चाहो तो खुद नोट्स बना लो। मैंने जो 25 पेज दिए हैं आपको, खुद हाथ से लिख लो। जरूरी तो मेरे फोटोकॉपी करवानी। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना घर पे जाके उसे खुद बना लिया करो। पर इतना समय नहीं होगा आपके पास। अभी आपकी क्लासेस बढ़ने वाली हैं। कितना कितना घंटे हो गए अभी? 6 घंटे क्लास चल रही है बस? हाँ जी। चलो वैसे ट्राई करके लिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं। मान लो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 85 और ये है 20,000। अब बताओ कितना आएगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। $3,98,250। कितना? 89 पूरा? करें क्या? कर लिया ट्राई आप लोगों ने? 1/9/1985 को सैलरी आपकी 10,000 और 10,000 से
20,000 पहुंचने के लिए आपको 10,000 डिवाइडेड बाय 500 रुपया 20 साल लग जाएंगे। इसमें आप 20 ईयर ऐड करेंगे 2005 पर पहुंच जाएंगे आप। यहाँ सैलरी कितनी है आपकी, और आपको पहुंचना कहाँ है बेटा, 1/9/2022 पर पहुंचना है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितने ईयर का आ रहा है, 17 ईयर। 750 के हिसाब से बढ़ोगे आप 12,750। तो इसका मतलब 1/9/2022 को सैलरी होगी 32,750। ये आपका वो 1/9 है। इस दिन के बाद सैलरी है 32,750। इससे पहले सैलरी है 32,000। तो 32,000 का तो हो जाएगा 5, और 32,750 का हो जाएगा 7। 398,250। सेकंड वाला है क्या, 389,250। अच्छा, ये लिखने में गलती की है क्या मैंने, 89 की जगह मैंने 98 लिख दिया। बहुत बढ़िया। तो ग्रेड पे का जो कंसेप्ट था हमारा वो कंप्लीट हुआ बच्चों यहां पर आके। इसके बाद में हम बढ़ने जा रहे हैं, जो आपका सैलरी होता है बेसिक सैलरी, इसमें अलाउंसेस भी शामिल होता है। अलाउंसेस का मतलब होता है जो आपका एम्प्लॉयर आपको कैश में पे करता है। ये अलाउंसेस आपके 3 टाइप के हैं। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, एक होता है फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस, एक होता है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्ट अलाउंस। ये 3 पार्ट में अलाउंसेस बटे हुए हैं। सर, अलाउंसेस है क्या, सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट्स आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आज के दिन आप सीए बन चुके हैं, ठीक है, और आपके पास 2 अलग अलग कंपनी के ऑप्शन हैं। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसमें आप नौकरी करना चाहते हैं, इसका भी ऑफर लेटर आपके पास है, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है कैंपस इंटरव्यू के अंदर। एक कंपनी है PQR लिमिटेड, इसका भी ऑफर लेटर आपके पास है, आपको इसने भी शॉर्ट लिस्ट कर रखा है। अब आपको चूज करना है कि सर कौन सी कंपनी में हम जाएं। आप सबसे पहले XY लिमिटेड की तरफ देखते हैं कि हाँ ये हमें क्या बेनिफिट देने वाली है। XYZ लिमिटेड बोलती है कि देखो भाई, हम आपको 1,00,000 रुपये महीना सैलरी पे करेंगे, पर मंथ सैलरी रहेगी आपकी 1,00,000। फिर आपने PQR लिमिटेड की तरफ देखा, PQR कहता है कि देखो भाई, हम आपको 90,000 रुपीज़ पर मंथ ही सैलरी पे करेंगे। दोनों कंपनियों की पोजीशन बिल्कुल सेम है, दोनों कंपनी एक जैसा ही काम करती हैं, आपके लिए दोनों कंपनी का लेवल बराबर है। एक जैसी पोस्ट पर आप दोनों कंपनी में जाएंगे, बताओ कौन सी कंपनी में जाओगे। ऑब्वियस सी बात है जहां सैलरी ज़्यादा है, XYZ लिमिटेड। फिर PQR लिमिटेड कहते हैं कि भाई सुनो, पूरी बात तो सुनो, आप तो बीच में हमने कहा बोलो कि आपकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो आपकी 90,000 ही रहेगी, पर हाँ हम आपको 10,000 रुपये पर मंथ देंगे मेडिकल अलाउंस के। मैंने पूछा ये मेडिकल अलाउंस क्या होता है, उसने कहा कि कल को आप बीमार हो जाते हो तो आपके दवाइयों का खर्चा भी तो लगता है। मैंने कहाँ लगता है, तो वो हम देंगे। मैं कहा अगर बीमार नहीं हुआ तो भी देंगे, बीमार हो या नहीं हो हम आपको 10,000 पर मंथ देते रहेंगे। हम आपको 10,000 पर मंथ देंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम से। मैंने कहा अब ये क्या होता है, अरे कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट करते होंगे, मूवी देखने जाते हैं, घूमने फिरने जाते। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता, कोई बात नहीं मत करो, फिर भी हम आपको 10,000 पर मंथ देते रहेंगे। हम आपको 10,000 पर मंथ
प्रोजेक्ट अलाउंस के देंगे। मैंने कहा ये क्या होता है भाई प्रोजेक्ट अलाउंस? इन्होंने कहा जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे उसका अलग से आपको अलाउंस मिलता रहेगा। मैं कहा अगर प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे तो भी मिलता रहेगा, ये तो फिक्स है। हम आपको 10,000 पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देंगे। मैंने कहा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है? मैंने कहा सिटी कंपनसेटरी मतलब इस सिटी में आप रहते हैं तो इस सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैच करने के लिए हम आपको 10,000 रुपये पर मंथ देते रहेंगे। साथ में 10,000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा आपको कैश अलाउंस। मैंने कहा अब ये क्या है कि बस वैसे ही आपको हम कैश दे दिया करेंगे और 10,000 रुपये पर मंथ हम आपको देंगे टिफ़िन अलाउंस के नाम से। मैं कहा टिफ़िन अलाउंस कहाँ, घर से खाना लाओ चाहे मत लाओ, हम आपको 10,000 रुपये टिफ़िन अलाउंस के देंगे, पर हाँ सैलरी आपकी 90,000 ही रहेगी। अब बताइए बच्चों कौन सी कंपनी में जाओगे? क्यों भाई सैलरी 90,000 है? अरे 1 लाख सैलरी दे रहा है XYZ, फिर भी 90,000 में जाओगे नलायकों? क्योंकि आप जब आप कंपेयर कर रहे हैं, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे, आप इसका टोटल लगा के बैठे हैं जो कितना है 1 2 3 4 5 6, 1,50,000। आपने इसको इससे के साथ कंपेयर किया है। आई बात समझ में? गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है बच्चों। गवर्नमेंट कह रही है कि सैलरी के अलावा कोई भी बेनिफिट अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है तो वो भी सैलरी ही है। जैसे आपने बोला कि हाँ सर उस कंपनी में जाएंगे, वैसे गवर्नमेंट का भी तो नज़रिया है। गवर्नमेंट कहेगी ये सब जो आपको मिल रहे हैं बस ये क्या हुआ है कि आपकी सैलरी को तोड़ कर दिया जा रहा है। हालांकि इसको ऐड करके देखिए ये सैलरी आपकी कितनी है, 1,50 ही है। बात तो सही है। इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहा है बेटो इसे अलाउंसेज हम कहते हैं। ये जो अलाउंसेज है ये भी सैलरी का ही पार्ट है, सैलरी में जाके जुड़ जाता है। ये अलाउंसेज आपके 3 टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे अलाउंस होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होंगे बेटा जो फुल्ली टैक्सेबल होंगे, पूरा का पूरा आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। जैसे जो भी आपकी बेसिक सैलरी निकाली थी ना हमने, उसमें उस अलाउंस को जोड़ दिया जाएगा जितना मिलेगा। एक होता है फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस, वो सबको नहीं मिलता, कुछ ही ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं स्पेशल एम्प्लॉयज जिनको एग्जम्प्ट होता है। जैसे भी लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इंडिया के बाहर कोई सर्विस आप करते हैं तो आपके सारे अलाउंसेज एग्जम्प्ट हैं। याद है ना आपको? सिर्फ बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, वहाँ लिखवाई भी था ओनली बेसिक टैक्स सैलरीज टैक्सेबल। तो इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। वैसे और लोगों को भी एग्जम्प्ट है। और एक होती है जो पार्टली तो टैक्सेबल होती है और पार्टली क्या होती है, एग्जम्प्ट। मतलब इस अलाउंस का एक हिस्सा तो क्या होगा, टैक्सेबल, और एक हिस्सा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 3 पार्टों में बांटा गया है हमारा ये अलाउंसेस। आई बात समझ में बच्चों आपको? बहुत बढ़िया। तो 3 पार्ट है हमारे। पार्ट 1 में लिखा गया फुल्ली एग्जम्प्ट, पार्ट 2 में लिखा गया है फुल्ली टैक्सेबल और पार्ट 3 में लिखा गया है पार्टली एग्जम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। पहले बात करते हैं हम फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस कौन कौन से हैं जो पूरी तरह माफ हैं सभी एम्प्लॉयज़ को। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ये अलाउंस दिए हैं तो ये क्या रहेंगे, पूरी तरह एग्जम्प्ट रहेंगे। ये सबके लिए नहीं है बच्चों, कुछ ही लोगों के लिए हैं, स्पेशल लोगों के लिए। जैसे पहला व्यक्ति कौन है बच्चों, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको जो भी अलाउंस मिलेंगे सब एग्जम्प्ट रहते हैं। बहुत फैसिलिटी मिलती है बच्चों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्यों सर? क्योंकि भाई हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये, इनका जो रुतबा है, इनकी जो पोजीशन है बहुत बड़ी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो पोजीशन, क्योंकि वो न्याय करते हैं बच्चों, तो इसीलिए इनको जो भी अलाउंस मिलेंगे, जो भी परक्विजिट्स मिलेंगे, आगे जाके देखेंगे हम, सब एग्जम्प्ट होता है। सिर्फ इनकी बेसिक सैलरी टैक्सेबल करते हैं। या जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके अलाउंसेज भी क्या रहेंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे। और ये वाला पॉइंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी फॉरेन अलाउंस जो किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर। और पता होगा आपको ये एम्प्लॉय कौन सा है, सिटीजन ऑफ इंडिया। लिख लो, ये एम्प्लॉय क्या होना चाहिए आपका, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो क्या रहेगा, पूरी तरह एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलने वाले सारे अलाउंसेज एग्जम्प्ट हैं, यूएनओ के एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले एग्जम्प्ट हैं, और जो भी इंडिया के बाहर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनको जो अलाउंस मिलेंगे सब क्या रहेंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे। इसके बाद में अगला जो नंबर है वो किसका है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का। इसके तो नाम है बच्चों,
पढ़ने हैं हमें, रट्टा मारना है। पहला कौन सा है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। दूसरा है डेनेस अलाउंस, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते का नाम सुना होगा हिंदी में आपने। तो डेनेस अलाउंस जो होता है, जिसको हम प्यार से डीए बोलते हैं, ये क्या होता है बेटा? पूरी तरह टैक्सेबल होता है। जिसको भी डीए मिलेगा पूरी तरह टैक्सेबल होगा। ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, कैश अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अदर देन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस और एनी अदर अलाउंस। ये सारे अलाउंसेस क्या रहेंगे? आपके टैक्सेबल रहेंगे। कोई भी ऐसा नाम जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मुझसे पूछ सकता है सर इसका मतलब क्या है। इंटरिम अलाउंस का मतलब होता है कि अगर आपने बढ़िया परफॉर्मेंस किया कंपनी के अंदर तो आपको क्या मिल गया? एक इंटरिम अलाउंस मिल गया। मतलब ये कह सकते हो आपकी परफॉर्मेंस, एक तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए कुछ पैसा दे रही कंपनी आपको, उसे इंटरिम अलाउंस बोलते हैं। और कोई नाम? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं एमसीसी का एम्प्लॉय हूँ और मैं आप सबको पढ़ाता हूँ, पर मेरी साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी है बच्चों, वो भी करता हूँ मैं। मेरे क्लाइंट का फ़ोन भी आता है बीच बीच में, मैं फ़ोन भी उठा लेता हूँ। तो सर ने बोला कि पवन जी आप साइड बाय साइड कितना कमा लेते हैं? मैंने कहा सर देखो ज़्यादा तो नहीं, 2-4 लाख रुपए कमा लेता हूँ। तो सर कहते हैं कि एक काम करो पवन जी, आप 2 लाख रुपए महीने साल का कमाते हैं साइड बाय साइड, इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जो क्वालिटी है वो कम हो रही है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान वहाँ भी रहता है। 2 लाख रुपए कमाते हो ना, लो हम देते हैं आपको 2 लाख रुपए, बंद करो उस साइड वाले काम को और पूरा ध्यान किस पे दो? स्टूडेंट्स पे दो। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मुझे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिस नहीं करने के बदले जो अलाउंस मिल रहा है, वो क्या होगा? मेरे हाथ में सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया। और कोई? बिल्कुल बेझिझक होके पूछिए बेटा, मैं सब बता सकता हूँ, पर ये नाम वही है सेम टू सेम। डेनस अलाउंस क्या होता है सर? महंगाई भत्ता। क्योंकि फिक्स सैलरी तो बढ़ती है 12 महीने बाद में, पर महंगाई तो ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट ने उसको मैच करने के लिए एक अलाउंस का नाम दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं डेनस अलाउंस, डीए। ठीक है? डीए क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने अभी बताया था आपको, टिफिन लंच डिनर अलाउंस जो भी आपको खाने पीने के लिए दिया जा रहा है वो सब इसमें आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आना। मेरे घर से मैं ऑफिस आता हूँ, ऑफिस से वापस घर जाता हूँ, तो इसके बीच का जो ट्रैवल का जो खर्चा होता है मेरा, वो मेरा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। कह रहा है भी ट्रैवलिंग का खर्चा तो लगता होगा आपका, पेट्रोल का, इसका। हाँ सर लगता है। कितना लगता है? जो भी लगता हो, हम आपको 15,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा। एक बार फिर पढ़ते हैं, पहला कौन सा है? एंटरटेनमेंट, डिनर्स अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, कैश अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अदर देन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, टिफिन अलाउंस और एनी अदर अलाउंसेस। कोई और अलाउंस मिल गया, ये सारे क्या होते हैं? आपके फुल्ली टैक्सेबल होते हैं बच्चों। ठीक है? क्वेश्चन कैसे आएगा सर? एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होगा उसमें अलाउंस का नाम लिखा होगा, इन्हीं में से एक नाम आएगा लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको पूरा क्या करोगे आप? जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, मान लो आपकी बेसिक सैलरी है 5 लाख की, और आपको मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ, तो 1,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 12,000 जोड़ दीजिए। आपको कैश अलाउंस मिल रहा है सर, कैश अलाउंस मिला आपको कितने का? 2,000 का, वो भी आप जोड़ दीजिए पूरे साल का। आपको प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है बेटा कितना? सर 6,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, मल्टीप्लाई 12 करके ये भी जोड़ दीजिए, ये बनेगी आपकी ग्रोस सैलरी। बिल्कुल मेडिकल अलाउंस भी इसमें आता है, देख लो बेटा, देख लो मेडिकल अलाउंस। सिटी कंपनसेट मेडिकल अलाउंस है क्या इसमें? ये है ना बेटा, ये लिखा तो हुआ है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नहीं लिखा गया इसमें? नहीं लिखा हुआ ना? लिखो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी, अगर मुझे मान लो एक सिटी से दूसरी सिटी में भेजा जा रहा है, मेरा जयपुर के अंदर जॉब था, उसे मुझे दिल्ली भेज दिया गया, जयपुर में थोड़ा खर्चा कम था मेरा, दिल्ली में खर्चा बढ़ जाएगा, तो एक सिटी से दूसरी सिटी का कंपनसेट करने के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है,
उसे बोलते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये भी क्या होता है, मेरे हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होता है बेटा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जयपुर के मुकाबले दिल्ली में ज़्यादा खर्चा होता है। तो भाई जयपुर में मेरा खर्चा कितना था सर, मेरा 25,000 में काम चल जाता था। अब दिल्ली में मुझे 30,000 लगना पड़ रहा है, तो इसका मतलब 5,000 एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है। रेंट वेंट महंगा होगा ना वहाँ पर। और कोई बात लिख देना अपने सिटी कंपनसेटरी। एनी अदर अलाउंस में बेटा जो भी अलाउंस है, जो नया दिखेगा आपको वो सब इसमें आ जाएगा। अभी करेंगे ना बात, क्योंकि एक बार आप क्या याद करोगे, जो मेडिकल अलाउंस, सॉरी जो एग्जाम्प्ट अलाउंस है वो तो इतने ही है, और पार्टली वाले भी इतने ही है जितने में पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा जो बचेंगे सब क्या होंगे आपके एनी अदर में आ जाएंगे, ठीक है ना। जो वैसे बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने सब कवर किया है इसके अंदर। चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये रहे, ये है बच्चों आपके अलाउंसेस के नाम। अलाउंसेस में तीन टुकड़े हैं आपके। पहला कौन सा है, फुल्ली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट, डीए, ओवर टाइम, फिक्स मेडिकल। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये नहीं लिखा था हमने, जो आपने लिख लिया है। इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट, प्रोजेक्ट, टीफन, एनी अदर, कैश अलाउंस, वार्डन अलाउंस, ये भी लिख लो। वार्डन अलाउंस, हाँ जी बेटा। क्या होता है ये पूछा, हाँ बता रहा हूँ। वार्डन अलाउंस नहीं होता कि बेटा, जैसे मान लो आपका पास खुद का मकान नहीं है, आप या तो किराए पे लेके रहोगे, या फिर आप किसी पीजी वगैरह में किसी हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर दोगे, तो नॉन प्रैक्टिस ने लिख दिया, ट्रांसफर अलाउंस मैंने लिख दिया, टेलीफोन अलाउंस में इसमें है नहीं, जो मैंने आपकी तरफ से लिख दिया है, ठीक है। हो गया भाई। अरे मुझसे बात करो, मुझे बताओ क्या पूछना है, नहीं समझ में आ रहा। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मुझसे बोलो ना क्या दिक्कत है। समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, तो ये अलाउंस के नाम है, ये टैक्सेबल है बस, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो ये अलाउंसेस के नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, लो। आप सोच रहे हैं सर कैसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे इसको, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा मुझे अब। जैसे ये है, इसको छोड़ो यार। क्वेश्चन कम ही है हमारे बुक के अंदर। जैसे एक दिया हुआ है, देखो ये डीए दे रखा है, डीए कितना है, 40% ऑफ सैलरी। तो जो डीए आपका कितना है बेटा, सैलरी निकालोगे आप, सैलरी का कितना कर दोगे आप, 40%। और डीए क्या होता है आपका, टैक्स अलाउंस में आता है। सेकंड नंबर पे पढ़ा हमने, एंटरटेनमेंट डीए। तो जो भी आपकी सैलरी होगी उसका 40%। सैलरी देखो कितनी है आपकी सर, 31/10/2021। इसका मतलब कितना हो गया, 8 महीने की सैलरी हो गई ना, 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 महीने की हुई। तो 7 महीने का तो हो गया 50,000, और 5 महीने का हो गया कितना, 60,000। कितना हो गया भाई ये, 3,50,000 प्लस 6,50,000। 6,50,000 का 40% कितना हुआ, 2,60,000। ये क्या आ गया आपका, डी आ गया। और ये डी क्या होगा आपके हाथ में, फुली टैक्सेबल। अब देखो आंसर में जाओगे अब आप, तो ये इसका आंसर है। तो इसमें 2,60,000 क्या आ रहा है, टैक्सेबल आ रहा है पूरा का पूरा, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। तो ये 650 भी टैक्सेबल है और 260 भी टैक्सेबल है। ये नाम आएगा उसको टैक्सेबल कर देना है। तो जितने भी नाम हैं आपके ये सारे के सारे, बस ये रट्टा मारना है इनका। ये अलाउंस होंगे तो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे। खत्म बात, ठीक है। बढ़े आगे। अब बात करते हैं बेटा पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्ट अलाउंस की बात। देखो इधर अब तीसरा हिस्सा जो इसका है वो है पार्टली टैक्सेबल। तो पार्टली क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा।
मतलब जो भी अलाउंस आपको मिलेगा, एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट आपको मिल रही है, इसमें से कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो बचा होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अलाउंस मिला था 100 रुपये का, उसमें से आपका 75 आपका एग्जम्प्ट हो गया, तो 25 क्या हो गया, टैक्सेबल। तो पार्टली एग्जम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल आपको अलाउंस मिला था 100 रुपये का, एग्जम्प्ट हुआ 5 रुपया, तो कितना टैक्सेबल है, तो पार्टली एग्जम्प्ट और पार्टली। ऐसा भी हो सकता है सर अलाउंस आपको मिला है 100 रुपये का और एग्जम्प्ट भी क्या हो गया पूरा 100 रुपया, तो टैक्सेबल जीरो हो गया, ये भी पार्टली में आएगा। ऐसा भी हो सकता है सर अलाउंस आपको मिला है 100 रुपये का, एग्जम्प्ट हुआ जीरो, तो पूरा क्या हो गया, टैक्सेबल। ये कुछ नाम है बच्चों इन अलाउंसेस के, तो इसका कुछ हिस्सा टैक्सेबल है, कुछ हिस्सा एग्जम्प्ट रहेगा। मतलब ये तो आपको दिया जाएगा, ये जो अमाउंट है 100 रुपीज़ का, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये कितना एग्जम्प्ट होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, इंफॉर्मेशन होगी उसको अप्लाई करना है, फिर इसको फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा। अब ये जो आपका पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्ट है, इसके लिए दो हिस्से किए गए हैं बच्चों, इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस, और एक है बच्चों इसका स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस के लिए एक सेक्शन बना रखा है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, इसमें दो क्लोज है, क्लोज 1 भी है और क्लोज 2 भी है। देखेंगे क्लोज 1 में क्या, क्लोज 2 में, क्योंकि इसको हम लेटर पार्ट में देखेंगे। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। HRA जो आपको मिलता है बच्चों, HRA जो भी आपको मिलेगा, इसको प्यार से हम HRA ही बोलते हैं। इसमें से क्या करोगे आप, इसमें से एक एग्जम्पशन है वो माइनस कर दोगे, एग्जम्पशन माइनस करने के बाद जो बचेगा ये क्या होगा आपके हाथ में, टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब जो भी आपकी सैलरी की कंप्यूटेशन है उसमें आपने बेसिक सैलरी लिखा होगा, उसमें DA वगैरह मिला है तो वो लिखा है, कुछ और XYZ लिखा है, तो ये जो HRA है वो आप लिख दोगे कि HRA टैक्सेबल कितना है, वो भी क्या करोगे यहाँ पर लिख दोगे, और ये बनेगी आपकी टोटल सैलरी। तो हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं बच्चों की HRA कितना। अब एक सिंपल बात बताऊं आपको मैं, तो ये जो अमाउंट है, कौन से वाली अमाउंट, ये जो अमाउंट है HRA की, ये क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, ये आपको बताया जाएगा कि कितना HRA आपको मिला है, ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है, ये एग्जम्पशंस के रूल आपको आने चाहिए। तो एग्जम्प्ट कितना होता है HRA, सबसे पहली बात है सर ये HRA है क्या, पहले ये समझते हैं। देखिए जैसे मान लो मैं जयपुर शहर में आया नौकरी करने के लिए, इस शहर में मेरा खुद का मकान नहीं है, ठीक है, तो मैं मित्तल कॉमर्स क्लासेस में आया, मैंने कहा सर मुझे नौकरी दे दीजिए। सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, समझ में आया सब कुछ बढ़िया था। सर ने कहा पवन जी हम आपको 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे, क्या आपको मंजूर है। मैंने कहा देखिए सर 20,000 रुपये मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे मंजूर है 20,000, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। सर ने कहा बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा देखिए सर मैं इस शहर का नहीं हूँ, मुझे 20,000 से दिक्कत नहीं है क्योंकि 20,000 मेरे लिए सही है, बट मैं इस शहर का नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मकान किराए पे लेके रहना पड़ेगा। अब मकान किराए पे लेके रहूँगा, मेरी वाइफ भी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो कम से कम इस शहर इतना महंगा है कि 10,000 से नीचे तो मकान ही नहीं मिलता यहाँ पर। तो 10,000 रुपये इस सैलरी में से मैं इस मकान मालिक को दे दूंगा, तो मेरे पास बचेगा कितना, सिर्फ 10,000 बचेगा, और इस 10,000 में मेरा घर चलना थोड़ा मुश्किल है सर। बाकी मुझे 20,000 सैलरी से तकलीफ नहीं है, मेरे साथ में ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। मेरे एम्प्लॉयर ने सोचा कि भाई बात तो सही बोल रहा है लड़का, एक काम करते हैं, उन्होंने कहा कि देखो पवन जी हम आपको सैलरी 20,000 देंगे, पर आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पास खुद का मकान नहीं है, तो एक काम करते हैं आप अपना कोई भी मकान ढूंढिए जो भी आपको अच्छा लगे, जितना भी रेंट है उसका हमें उससे मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, हम आपको महीने का 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से HRA देते रहेंगे। अब इस 8 में से 8 पूरा खर्च करो, 8 में से 10 खर्च करो, 2 अपनी जेब से मिलाकर, चाहे 8 में से अब 4,000 खर्च करो, वो आपकी मर्जी है। अब हम आपको ये 8,000 अलग से देते रहेंगे, किसके नाम से, HRA के नाम से। तो मुझे बताइए बच्चों इस अलाउंस को पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेंट में क्यों रखा, क्योंकि सर कुछ ना कुछ सही मायने में खर्च तो हो ही रहा है ना एम्प्लॉय का।
बेचारे के जेब में पूरा तो नहीं आ रहा। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखिए भाई एम्प्लॉयर साहब, आपने अपने एम्प्लॉय को कितना दिया, उसने कहा भी 8,000 दिया, तो एम्प्लॉय के हाथ में एचआरए कितना मिला, 96,000 का पूरे साल में एचआरए मिला। अब इसमें से क्या कम कर दिया जाएगा, कुछ एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। वो अमाउंट एग्जम्प्ट होने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? अब ये एग्जम्पशन कैसे आएगी उसकी हम बात करने वाले हैं। आई बात समझ में कि एचआरए का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय जिस शहर में रहता है उसमें खुद का मकान नहीं है, तो एम्प्लॉयर उसकी मदद कर रहा है कि भाई तू कोई मकान ढूंढ। अब यहां पर एम्प्लॉयर मकान ढूंढ के नहीं दे रहा, ये मत सोचना एम्प्लॉयर ने मकान ढूंढा है। सब कौन करने वाला है, एम्प्लॉय करने वाला, अपने हिसाब से मकान देख रहा है, सब कुछ उसने किया। बस एम्प्लॉयर तो क्या करेगा, उसको एक अमाउंट जो फिक्स कर दी गई है कितने की, 8,000 रुपीज पर मंथ की, किसको दी जा रही है, एम्प्लॉय के हाथ में रखी जा रही है कि अब ये तेरे को 8,000 हम दे रहे हैं, तो 8,000 का मकान ले, 10 का ले, 8 का ले, 2 का ले, तेरी मर्जी है, जैसा भी कर तू, हम तुझे 8,000 पर फिक्स देते रहेंगे। अब 96,000 का एचआरए दे दिया गया मुझे। अब इसमें से एग्जम्प्ट कितना किया जाएगा, क्योंकि सर पूरा का पूरा तो टैक्सेबल होना नहीं चाहिए ना। अगर कुछ बच गया, मुझे एक्स्ट्रा दे दिया मेरे एम्प्लॉयर ने, वो टैक्सेबल करेगी गवर्नमेंट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सटीक फॉर्मूला बना रखा है, एक सटीक तरीका बता रखा है कि देखिए एक फॉर्मूले में आप अमाउंट डालिए और वो अमाउंट पता चला कितना एग्जम्पशन है। और क्या बोला कि सर ये 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3, इन 3 में जो सबसे लोअर होगा, इन 3 में जो सबसे लोअर होगा वो क्या कर दिया जाएगा, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। मान लो ये अमाउंट आ रहा है 96,000, ये अमाउंट आ रहा है आपका 94,000 और ये अमाउंट आ रहा है आपका 1,05,000। तो सबसे कम कौन सा है, 94। तो 94 क्या कर दिया जाएगा, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, और 2,000 क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लो ये 194 है तो फिर 96 एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? अब इन 3 में जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाना है। तो भाई देखते हैं ये को क्या है, ये 3। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखिए भाई सबसे पहले आप क्या बोलोगे, जितना अमाउंट आपको मिला है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए जितना मिला पहले तो उसी को लिख लो आप। इसका मतलब क्या हो गया, एग्जम्पशन आपको 100% भी मिल सकती है अगर ये अमाउंट जो एचआरए ये अमाउंट सबसे कम आ गया तो। आई बात समझ में? तो ये आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ गया, ये 96,000। तो 3 में सबसे कम देखना है, पहला अमाउंट क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना एम्प्लॉय को मिला है पूरा का पूरा पहले अमाउंट में लिख लीजिए आप। दूसरा क्या है कि एम्प्लॉय ने जितना भी रेंट पे किया है, रेंट भी तो पे करेगा एम्प्लॉय, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, इसमें से माइनस करेंगे हम 10% ऑफ सैलरी। जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 10%। देखिए गवर्नमेंट का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी के 10% से ज़्यादा रेंट नहीं दे सकता। सोचिए बच्चों, एक व्यक्ति जो 20,000 रुपये महीने कमाता है, क्या वो 10,000 का रेंट पे कर देगा क्या? हालांकि मेरे एग्जाम्पल में मैंने इसको बनाया जरूर है, पर ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल थोड़ी है। अरे 10,000 कमाने वाला क्या 8,000 का रेंट पे कर देगा? नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से रहेगा। एक आदमी जो 2 लाख रुपए महीने कमाता है वो हो सकता है 20,000 रुपये रेंट पे कर दे, पर एक आदमी जो 50,000 महीने कमाता है वो 20,000 का रेंट पे नहीं कर सकता बच्चों। तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि आपकी सैलरी का 10% या फिर 40% या 50% ऑफ सैलरी। अब सर 40% 50% दो क्यों? गवर्नमेंट कह रही कि कुछ 4 ऐसे शहर हैं जो बहुत महंगे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये हमारे 4 महानगर है बच्चों। अगर आपने इस महानगरों में क्या लिया है, रेंट पर मकान लिया है, तो 50% ऑफ सैलरी हम एग्जाम्प्ट थर्ड पॉइंट में ले आएंगे। इनके अलावा कहीं भी लिया है आपने, जयपुर में लिया आपने, बेंगलोर में लिया आपने, या फिर कहीं पे भी मकान लिया है, तो कितना देखेंगे, आपकी सैलरी का 40% देखा जाएगा। आई क्या बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि सर पहला अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए, जितना मिला उसको लिख लो। दूसरा है एम्प्लॉय ने जितना रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो अमाउंट यहां पर आ जाएगा। तीसरा है भाई, अगर आपने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई के अंदर मकान किराए पर लिया है तो कितना देखेंगे हम, 50%। इसके अलावा कोई भी सिटी में लिया है तो कितना देखेंगे हम, 40% ऑफ सैलरी। आई बात समझ में? अब इन तीनों में से जो सबसे लोअर होगा उसे हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इन तीनों में जो सबसे लोअर होगा उसे हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट करेंगे। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि सर 10% ऑफ सैलरी,
सर सैलरी का मतलब, क्योंकि सैलरी में तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, इन तीनों को मिलाते तो ही तो सैलरी बनती है। तो क्या इन सबको शामिल करना है क्या 10% सैलरी में? तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि नहीं भाई, यहाँ सैलरी का मतलब हम बताएंगे क्या होता है कि देखिए सैलरी में सिर्फ 3 चीज का ही टोटल करना है आपको। मतलब ये जो सैलरी आपको दिख रहा है ना, ये वर्ड सैलरी, ये वर्ड सैलरी, इसका मीनिंग क्या है? इसमें 3 चीजें आप शामिल करोगे। सबसे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, हाँ बच्चों, अभी जो हमने ग्रेड पे से निकालनी सीखी उसे बोलते हैं बेसिक सैलरी। दूसरा इसमें ले लेना आप डीए। डीए मतलब डेनस अलाउंस, ठीक है। और तीसरा ले लेना इसमें कमीशन, अगर आपको मिल रहा है तो। जरूरी नहीं आपको डीए मिलेगा ही मिलेगा, जरूरी नहीं आपको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, अगर मिल रहा है तो इनको भी आप तीनों को ले लेना। इन तीनों का जो टोटल होगा वो क्या बनेगा? आपका सैलरी बन जाएगा। और इसी सैलरी का 10% और इसी सैलरी का 40% या फिर 50% आपको करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई कि देखो भाई, डीए वही लेना जो अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट है। अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब ये क्या भला है सर अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट? देखिए बच्चों, डीए जब आप काम कर रहे हैं उस समय डीए मिल रहा है आपको। जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद भी डीए मिलेगा क्या आपको? हाँ सर, रिटायरमेंट के बाद भी डीए मिलेगा। इसका मतलब डीए कौन सा? आपका अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट है कि सर रिटायरमेंट के बाद भी डीए कंटिन्यू रहेगा आपका। अगर ऐसा डीए है तो आप शामिल करोगे किसके अंदर? सैलरी के अंदर। मतलब ये डीए कौन से वाला बेटा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए आपको लेना है यहां पर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा जाए डीए के बारे में तो डीए शामिल मत करना। जब तक ना लिखा जाए कि सर डीए अंडर टर्म्स है या डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट है या डीए पार्ट ऑफ सैलरी है, इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है? डीए क्या करना पड़ेगा आपको? एचआरए की कैलकुलेशन करते समय शामिल करना है, अदरवाइज नहीं शामिल करना। कमीशन कौन सा लेना है बच्चों? जो आपका टर्न ओवर बेस्ड होता है। टर्न ओवर मतलब सेल पर जो डिपेंडेड है। फिक्स कमीशन नहीं आएगा इसमें। कौन सा आएगा? जो सेल का कमीशन होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा जाए तो क्या मानोगे? कमीशन सेल का नहीं है तो उस कमीशन को शामिल मत करना। सर इस पे टैक्स नहीं लगेगा। देखिए बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, हम एचआरए की एग्जम्पशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। डीए चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो, हमेशा टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो क्या होता है? टैक्सेबल अलाउंस है। जहां मैं जब टैक्सेबल अलाउंस आपको पढ़ा रहा था तो वहां मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके सामने। डीए मतलब डीए। अब डीए कौन सा है? चाहे कोई भी हो बेटा, एनी डीए, चाहे वो अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट का हो चाहे वो अदर हो, कोई भी डीए हो, सारे डीए टैक्सेबल होते हैं। पर अगर वो अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट का होगा तो क्या होगा? एचआरए की एग्जम्पशन निकालते समय सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, अदरवाइज हिस्सा नहीं बनेगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन करेंगे तब क्लैरिटी आएगी, पर फिलहाल देखिए, जो भी आपको एचआरए मिलेगा उसमें से क्या कम करोगे आप? एग्जम्पशन कम करोगे। जो बचेगा बच्चों वो क्या होगा? आपका टैक्सेबल होगा। यहां तक समझ में आया? एग्जम्पशन इन 3 में सबसे कम। बताओ भाई पहला क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए, मतलब जो मिला वो पूरा ले लो। दूसरा, जितना भी आपने रेंट पेड किया है माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा क्या है बच्चों इसके अंदर? 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी। ठीक है सर। इसका मतलब अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है तो 50%, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी आपको देखने को मिलेगी। सर अगर कोई क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं बता रखा है कि कौन सी सिटी में आपने मकान लिया है तो 40% मान के चलेंगे, क्योंकि स्पेशल प्रोविजन जब तक ना बोला जाए तब तक अप्लाई नहीं होते बच्चों। अब सैलरी का मीनिंग क्या है? यहां पर सैलरी में आप 3 चीजें शामिल करोगे, मतलब 3 चीजों का टोटल होगा यहां पर। बेसिक सैलरी हमेशा आएगी बच्चों। डीए कौन सा आएगा? अंडर टर्म्स वाला, टी लगा दिया मतलब अंडर टर्म्स है। और कमीशन कौन सा आएगा बेटा? टर्नओवर बेस्ड आएगा। अब इस केस में क्या होगा? इन तीनों का जो टोटल होगा उसी का क्या करना है? 10%। फिर क्या कर देना है? इसमें से माइनस कर देना है। इसी का क्या करना है? 40% या फिर 50%। इसको आप थर्ड पार्ट में लिख लोगे। और अब इन तीनों में जो कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? एचआरए, एचआरए जो रिसीव्ड हुआ है आपको, देखो सबसे पहले हम देखें पार्टली टैक्सेबल। 2 पार्ट है इसका। एक तो है एचआरए
आपने देखा होगा कहीं पर भी ट्रिपल स्टार वगैरह नहीं लगा रखे, यहाँ लगा रखे हैं स्टार 5 स्टार, क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं से आता है, वो तो सीधी सीधी बात है भाई। तो दूसरा क्या है, स्पेशल अलाउंस। तो एचआरए क्या है बच्चों, और हाउस रेंट अलाउंस, जितना भी एचआरए मिलेगा उसमें से एग्जाम्शन माइनस कर दोगे आप। एचआरए आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और जो एग्जाम्शन आप माइनस करोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके अंदर, सैलरी हेड के अंदर। एग्जाम्शन कितना आएगा बच्चों, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग सेल बी एग्जाम, लिस्ट मतलब जो सबसे कम होगा 1, 2 और 3 में वो एग्जाम्ट हो जाएगा। पहला क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए, दूसरा क्या, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा क्या, 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब ये क्या हो बच्चों, इन तीनों का जो टोटल होगा उनका जो लोअर होगा वो एग्जाम्ट हो जाएगा, और इसी एग्जाम्ट को क्या करोगे, यहाँ पर माइनस कर दोगे। अब यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है, ये जो सैलरी है इसका मीनिंग क्या है यहाँ बता रखा है। सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डीए अंडर टर्म्स, कमीशन कौन सा है, टर्न ओवर बेस्ड, टीओ मतलब टर्न ओवर बेस्ड, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सैलरी। डीए आपका दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल डीए, एक होता है अंडर टर्म्स बोल दो इसको, या अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट बोल दो, या अंडर कंडीशन बोल दो, या पार्ट ऑफ सैलरी बोल दो। अलग अलग किताबें इसको अलग अलग नाम से बोलती है, कुछ भी बोलिए, मतलब अगर इनमें से ऐसा कुछ लिखा आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, एचआरए की सैलरी कैलकुलेट करते समय आपको डीए क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है, 50% कब देखोगे आप, अगर रेंट आपने कहाँ पे किया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। 40% क्या हो गया, रेस्ट ऑफ सिटी जो रह गई हमारे इंडिया के अंदर, जो भी जगह रह गई अदर देन मेट्रो सिटीज, इसको मेट्रो सिटी बोला जा रहा है, तो इसके अलावा कितना देखना आपको, 40%। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले करें स्टार्ट क्वेश्चन को। सब बच्चे सामने देखिए, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स खेल लेना। मिस्टर पी हैं जो एम्प्लॉय हैं XYZ लिमिटेड के, इनकी बेसिक सैलरी दे रखी है बच्चों 20,000 रुपये पर मंथ। इनका जो डीए है वो कितना है, 10,000 रुपये पर मंथ, और डीए में 50% क्या है आपका, अंडर रिटर्न बेनिफिट है। इसका मतलब क्या हो गया सर, जब एचआरए की सैलरी कैलकुलेट करोगे तो 50% ही लेना है। आई बात समझ में। और वैसे 10,000 मिल रहा है तो जब सैलरी निकालोगे तो पूरा 10,000 टैक्सेबल है भाई। डीए अपने आप में पूरा टैक्सेबल होता है, डीए मत बोलना कि 50% आएगा, नहीं बेटा, डीए खुद पूरा टैक्सेबल है, पर जब एचआरए कैलकुलेशन कर रहे हो तो कितना लेना होगा उसका, 50% लेना होगा। कमीशन कितना है, 6% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर कितना दे रखा है आपको, 15 लाख रुपए का। एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ आपको, 12,000 रुपये पर मंथ। रेंट पे कितना किया आपने, 15,000 रुपये पर मंथ, और कहां पे किया है, जयपुर में। जयपुर मतलब 40% ऑफ सैलरी। टैक्सेबल ग्रोस सैलरी आपको बतानी है, मैंने एचआरए नहीं, मैंने कहा ग्रोस सैलरी बता के दिखाओ। तो बताओ बच्चों क्या है, सबसे पहले क्या आएगा आपका बेसिक सैलरी, कितना है बच्चों आपका बेसिक सैलरी, 20,000 मल्टीप्लाई 12, 2,40,000। लिख लेना, बाद में लिख लेना, अरे लिख लेना भाई आराम से, टाइम दे दूंगा आपको, समझो पहले, समझना जरूरी है, ठीक है। डीए कितना है बच्चों आपका, डीए कितना है, डीए 10,000 रुपये है, मल्टीप्लाई 12, डीए पूरा टैक्सेबल होता है, अभी पढ़ के आए हैं हम, ठीक है सर। पर इसके बाद में कमीशन कितना मिला है आपको, कमीशन मिला है 6%, तो 15 लाख का 6% कितना हुआ, 90,000। लो भाई, अब मुझे बताओ बच्चों एचआरए मिला कितना आपको, सर 12,000 रुपये पर मंथ, इसका मतलब 12,000 मल्टीप्लाई 12 करोगे आप तो 1,44,000 आ गया। हाँ जी, डी 10,000 है, बेटा डीए पूरा टैक्सेबल होता है जब बेसिक सैलरी निकालते हैं, जब एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे तो 50% लेना है। 7वीं बार बोली मैंने ये लाइन, और इतना धीरे मैं नहीं चलूंगा बेटा आगे। मेरी क्लास में आंख कान नाक सब खोल के बैठना, क्योंकि मेरे पास ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा सिलेबस है घुमा घुमा के यहाँ पर कॉमेडी करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, नहीं है भाई मेरे पास टाइम। 2 घंटे में पहले आपने 20 मिनट तो खाने का निकाल दिए, क्या करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वापिस ले लूँगा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता है कि भूखा पेट भजन नहीं होता, आराम से खाना पी खा के बैठिए, तो बैठिए खोल के अपने दिमाग को कि क्या चल रहा है क्लास के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो डीए हमेशा पूरा टैक्सेबल होता है जब आप सैलरी कैलकुलेट करते हो, थोड़ा आगे उसको शकल देखने दे। अब डीए कब आएगा बेटा 50%,
जब एचआरए की कैलकुलेशन करोगे तो डीए कौन सा लेना है, जो अंडर टर्म्स है। मान लो यहां कुछ नहीं लिखा होता तो क्या करते, यहां तो आता ही सर, यहां तो आएगा क्योंकि डीए खुद क्या होता है, पूरा टैक्सेबल होता है। आई बात समझ में। पर जब एचआरए निकालोगे तो इसको शामिल मत करना, सिर्फ इसको और इसको ही शामिल कर लेना। ओके, घबरा गया वो। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से क्या कम करना है हमें, एग्जम्पशन कम करना है भाई। एग्जम्पशन बताओ, एग्जम्पशन अंडर एचआरए पहला कितना, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए कितना मिला, 1,44,000। देखो ना ये रहा, यही तो लिखना होता है पहले पॉइंट के अंदर। दूसरा बताओ बेटा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ढूंढो रे रेंट पे कितना किया, 15,000 पे किया भाई जयपुर के अंदर। तो 15,000 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो आएगा 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखेंगे सैलरी में क्या आएगा। अब बताओ बेटा सैलरी में बेसिक सैलरी आएगी क्या, यस सर। कितनी है बेसिक सैलरी आपकी, 2,40,000। देखो ये रही 2,40,000 बेसिक सैलरी। बताओ बेटा डीए कितना लेना है, क्या 1,20,000 पूरा ले लूं क्या, नहीं सर। डीए पूरा टैक्सेबल होता है जब सैलरी निकालते हो आप। एचआर की कैलकुलेशन में डीए कितना आएगा, जितना अंडर टर्म्स है। कितना अंडर टर्म्स है, 50%, तो कितना आएगा 60,000। कमीशन कितना है बच्चों, वो तो पूरा आ ही जाएगा। कमीशन क्योंकि टर्नओवर बेस्ड है और लिखा भी है टर्नओवर बेस्ड। तो बताओ सैलरी कितनी हुई, 3,90,000। अब 3,90,000 का 10% हुआ 39, 1,41,000। 40% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है आपकी 3,90,000 का 40% कितना हुआ, लोअर कौन सा तीनों में, 1,41,000 कितना आ गया, 3,000 टैक्सेबल हो गया। तो ग्रोस सैलरी टोटल लगाओ बेटा, ये हो गया आपका 4,53,000, 4,53,000। चक दो फटे। इतने बड़े बड़े बाल किसके आ रहे हैं अभी। नहीं यही से उठाया भाई मैंने, चूहे के इतने बड़े बाल नहीं होते। अच्छा, एनालिसिस देखो लड़के की। हाँ भाई आ गया समझ में, कॉपी हो गया। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं अपने को। चलिए भाई चले। कुछ ऑनलाइन वालों को डाउट आ रहा है भाई, समझ गए सर, बहुत बढ़िया भाई। यकीन मान मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं होगी तो नहीं समझ में आएगी। वो अलग बात अब बाद में भूल जाएंगे, लास्ट में दिक्कत नहीं आने देंगे। हाँ जी, अगर कमीशन आपका टर्नओवर बेस के अलावा कुछ भी है, फिक्स कमीशन है, प्रॉफिट बेस कमीशन है, या फिर अदर कमीशन है कुछ भी,
तो उसको शामिल आप नहीं करोगे। वो सैलरी का हिस्सा बनेंगे, सारे कमीशन सैलरी का हिस्सा बनते हैं, पर एचआरए निकालते समय वो कमीशन शामिल नहीं करोगे आप सैलरी के। डीए तब तक नहीं लिखा जाए, कमीशन के लिए नहीं लिखा जाए, हमेशा ये मान के चलना है कि डीए टर्म्स वाला नहीं है और कमीशन अंडर टर्म्स भी अंडर टर्नओवर बेस्ड नहीं है। ना नेगेटिव लेके चलना है बच्चों, क्योंकि स्पेसिफिक है डीए, स्पेसिफिक है कमीशन। जब तक वो स्पेसिफिक नहीं होगा तब तक उसको आप शामिल नहीं करोगे। ठीक है, हटा दूं अब तो भाई सबने लिख लिया। चलो अब अपना रफ कॉपी निकालिए और एक छोटा सा आसान सा, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन मुझसे तो होता नहीं है, पर आप तो करके दिखाई सकते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, राजकुमार जिनकी सैलरी आपको दी हुई है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं राजकुमार जी को, बेसिक सैलरी है, थोड़ा ऊपर कर दूं इसको ना, बस ऊपर ये लिखा हुआ राजकुमार की सैलरी डिटेल है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरा नीचे तक समझ में आए। आराम से कीजिए, अपना टाइम लीजिए। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन। कितना एग्जाम्शन मिलेगा, कितना टैक्सेबल होगा, दोनों बात मुझे बता दीजिए। एचआरए कितना एग्जाम्प्ट होगा, एचआरए एग्जाम्प्ट कितना होगा, एचआरए एग्जाम्प्ट कितना होगा, और एचआरए टैक्सेबल कितना होगा। बस बताओ। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ऊपर करूं और छोटा करूंगा, दिखेगा नहीं बेटा आप लोगों को, क्या दिख जाएगा? अब ठीक है, बेसिक सैलरी 40,000, डीए 6,000। लो भाई मैं लिख देता हूं, बेसिक सैलरी जो आपकी है वो 40,000 रुपये पर मंथ है, डीए दे रखा है आपको 6,000 रुपये है क्या, डीए कितना था, 6,000 ही है। जब तक नहीं लिखा जाए तब तक, बस जब तक नहीं लिखा जाएगा तब तक शामिल नहीं करना भाई। आंसर भी दिख जाता है ना, इसलिए दिक्कत रहती है। कितना बताया बेटा आपने, एग्जाम्प्ट हो गया 1,44,000, 1,40,000 और टैक्सेबल 36,000। इसके अलावा कोई अलग आ रहा है? एग्जाम्शन में 136,800, 43,200।
ये वाला दो आंसर आ गए। करें स्टार्ट। अब हो गया आपका टाइम ओवर हो गया। चलो बताओ भाई, एच आर ए मिला कितना है क्वेश्चन में? ये रहा भाई 15,000 पर मंथ। तो 15,000 मल्टीप्लाई 12, 1,80,000। इसमें से हम लेस करेंगे एग्जम्पशन। बताओ कितना आएगा एग्जम्पशन? बताओ क्या ढूंढना पड़ेगा सर। सबसे पहला क्या है? एक्चुअल अमाउंट, तो वो तो दे ही रखा है 1,80,000। दूसरा है बच्चों रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा इसके अंदर 40% ऑफ सैलरी। क्योंकि कहाँ पर काम कर रहा है ये नहीं लिखा हुआ, लिखा है कहीं क्या? कानपुर है? कहाँ है कानपुर? कानपुर। तो इसका मतलब 40% ही आएगा। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी 40 लेते आप, जब तक स्पेसिफाइड सिटी दिल्ली मुंबई कलकत्ता या चेन्नई ना बता दे। तो अब सैलरी का मीनिंग हमें पता है बच्चों। बताओ बेसिक सैलरी कितना आपका? सर 40,000 मल्टीप्लाई 12, 4,80,000। डीए में कुछ लिखा नहीं हुआ, पर नीचे देखो लिखा हुआ है डीए द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ रेंट बेनिफिट। इसका मतलब डीए शामिल करना पड़ेगा। 6,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 72,000। कमीशन में देखो कुछ है क्या? वैसे तो नहीं लिखा हुआ, पर नीचे कुछ और भी नहीं है, इसका मतलब कमीशन इसमें नहीं आएगा। टोटल कितना हो गया? 5,52,000। तो इसका 10% कितना हुआ भाई? 55,200। रेंट पे कितना किया है? 16,000 पे पर मंथ, 1,92,000। तो ये कितना आएगा भाई? 136,800। और जो 5,52,000 है उसका 10% कितना, सॉरी 40% कितना हुआ? 2,08,000। अब इन तीनों में लोअर कौन सा हुआ? 136। तो 136,800। तो टैक्सेबल होगा आपका 432,000। जिन बच्चों ने गलती की, क्या वो गलती समझ में आप क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं बेटा, गलती तो समझ में आ गई ना क्या किया। गलती ये भी तो हुई हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, ये भी तो गलती है। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना भी तो गलती है। और मैंने बोला भी था आपको कि बेटा क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ये मेरा इशारा था बच्चों। और अंडरलाइन भी किया था मैंने इसको, आपने शायद। हो गया भाई, समझ में आया ना आपको? तो आंसर इसका भाई 43,200। चेक कर लेते किताब ने भी सही कर रखा है क्या? बहुत बार किताब गलत कर देती है। 43,200 मतलब किताब का आंसर सही है। यह है बच्चों एक लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसमें दम नहीं है। अब बनाते हैं अपना एक शानदार क्वेश्चन, इसमें आएगा मजा। टाइम हमारे पास आधा घंटा ही बचा है। कमीशन ऐड कर दिया था, कमीशन वाला पॉइंट एक बार बता दो भाई। कमीशन के लिए बेटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। जब तक कमीशन के लिए लिखा जाएगा कि ये टर्नओवर बेस्ड है, या फिर आपको क्वेश्चन में टर्नओवर दिया जाएगा, तो मानना कमीशन टर्नओवर का है, अदरवाइज कमीशन शामिल नहीं करना है। जब तक डीए के आगे ना लिखा जाए कि वो अंडर टर्म्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तब तक शामिल नहीं करना है। ठीक है, ओके। आओ बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर पी हैं जो एम्प्लॉय हैं XYZ लिमिटेड के। जिन स्टूडेंट्स के पास इसके प्रिंट आउट नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन भी साथ साथ लिख लो बेटा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है। मिस्टर पी हैं जो एम्प्लॉय हैं XYZ लिमिटेड के, जिनकी बेसिक सैलरी है बच्चों 20,000 रुपये पर मंथ की। इनका डीए है 10,000 रुपये पर मंथ का।
और डीए पार्ट ऑफ सैलरी है। पार्ट ऑफ सैलरी मतलब क्या हो गया, डीए अंडर टर्म्स है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज यूज किया ताकि पता रहे क्वेश्चन में पार्ट ऑफ सैलरी बोल दे, चाहे अंडर टर्म्स बोल दे, रिटायरमेंट बोल दे, एक ही बात होती है भाई, घबराने वाली बात नहीं। ये मत सोचना सर ये क्या आ गया, भाई एक ही है, अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से इसको बोलती है। कमीशन दे रखा 1% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितना आपका 9 लाख रुपीज का है, इसका मतलब ये कमीशन शामिल होगा एचआरए कैलकुलेशन करते समय। एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ कि सर आपको 31/8/2022 तक तो 15,000 रुपये का एचआरए मिला। फिर आपका एचआरए बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 18,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया। मतलब एचआरए अब एक जैसा नहीं मिल रहा, आपको 2 टुकड़ों में मिल रहा है, पहले कम मिलता था बाद में ज्यादा हो गया। ओके सर। नेक्स्ट, रेंट पेड पर मंथ कितना है आपका, 30/6/2020 तक तो आपने कोई रेंट ही पे नहीं किया। और 1/7/2021 से लेकर 21 नहीं बेटा 22 करो इसको, पहले तो इसको ठीक करो, इसको 22 करो, और इसको 23 करो। इसको 22 करना है आपको 1 जुलाई 2022, इसको 23 करना है 1 जनवरी 2023। क्या होगा, 20 कहाँ हो रखा है, इसका आगे लिखना रह गया। अरे क्या नोट्स अमेंड करता हूं ना मैं, तो छोटे मोटे मिलेंगे, ज्यादा नहीं, छोटा मोटा एरर होगा, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। कहां पर बेटा, तेरे पास पुराने नोट्स हैं। एक मेरी बात बता मेरे लाल, हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होता है, 1/4/2022 से, एंड कब होगा 31/3/2023 को। मैं इस पूरे साल की कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको आने वाले 4 महीने में। तो मुझे बताओ अप टू 30/6/2021 होगा या 22 होगा, नहीं सही था वो 21 लग रहा है ये 22 है भाई, 22 बोल तो रहा हूं, 21 तो पहले ही है नालायक, 21 तो पहले लिखा हुआ है, चेंज करके 22 ये ले, अब तो दिख रहा है 22, ये 22 है। टाइम पास कर रहा है ना, ठीक है। आपको बताना है बच्चों 1/7/2023 से लेकर 31 से तक आपने इतना रेंट पे किया है, टैक्सेबल ग्रोस सैलरी आपको बतानी है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे मैंने, यहां पर चीजें क्या होंगी आपकी ऊपर नीचे मैंने करके दी हैं आपको। सर क्या फर्क पड़ता है, हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। जब भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाऊंगा अभी कैसा एग्जाम में क्वेश्चन था वो, जब भी इंफॉर्मेशन चेंज होती है कहीं पर भी, चाहे बेसिक सैलरी में हो, चाहे डीए में हो, चाहे रेंट पेड में हो, चाहे आपकी सैलरी के अंदर हो, तो जब जब इंफॉर्मेशन चेंज होगी उतने टुकड़े आपको क्वेश्चन के करने पड़ेंगे। सर नहीं समझ में आया, देखो बेटा एक बात बताओ, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बनाता हूं, ताकि सबको दिखे। ये है बच्चों मेरा प्रीवियस ईयर, जो स्टार्ट कब होगा 1/4/2022 से, और एंड कब होगा 31 मार्च 2023 पर। सबसे पहले बताइए चेंज आया कहां पर,
सैलरी में कोई चेंज नहीं है, पूरे साल सेम चल रही है। डीए में कोई चेंज नहीं है, कमीशन में कोई चेंज नहीं है, पर एचआरए में चेंज आ रहा है। इसका मतलब एचआरए में चेंज कहां से आ रहा है बेटा? ये मैंने एक एरो बनाया और 31 अगस्त, इसके बाद जो एचआरए है, एचआरए वो कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये पर मंथ। और इससे पहले एचआरए कितना आएगा बच्चों? 15,000 रुपये पर मंथ। आई बात समझ आता? लो भाई, ये लिख दिया मैंने। फिर रेंट पेड की अगर हम बात करें तो रेंट पेड में 3 चेंजेज है। यहाँ रेंट पेड में 3 चेंजेज है। 30/6/2000, ये लो भाई, ये डेट लगाया मैंने 30/6 का। इस पीरियड में आपने यहां से लेकर यहां तक आपने कोई रेंट पे नहीं किया, नो रेंट पेड। फिर 31/12/2022, लो भाई यहां से लेकर यहां तक 31/12/2022। तो इस पीरियड में यहां से लेकर यहां तक रेंट पेड कितना है मेरा? 15,000 रुपए का रेंट पेड है। और कहां पर है? जयपुर में। इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है क्योंकि जयपुर में 40% होता था सैलरी का। और उसके बाद कितना रेंट है बच्चों आपका? इसके बाद जो रेंट पेड है वो कितना है आपका? 20,000 रुपये पर मंथ। अब ध्यान से देखो, मेरा क्वेश्चन कितने टुकड़ों में टूट गया। सबसे पहला जो टुकड़ा है यहां से लेकर यहां तक, इस पीरियड के अंदर क्यों नहीं चल रहा? इस पीरियड में आपका कोई रेंट पे नहीं है, तो एक टुकड़ा आपका ये आ गया यहां से लेकर यहां तक। दूसरा टुकड़ा देखिए ध्यान से, ये एक है और ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये क्या है? चौथा है। तो ये क्वेश्चन 4 टुकड़ों में बट गया है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इन 4 टुकड़ों के हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। है क्या बात समझ में? तो पहले तो देखिए, मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये गायब हो जाएगा क्योंकि मैंने स्क्रीन पे लिखा है। जहां पर अपना ये क्वेश्चन है ना, इसके नीचे देखो स्पेस छोड़ रखा है मैंने। इस स्पेस में आपको ये डायग्राम बनाना है जो भी मैंने बनाया है। बनाओ आराम से, टेक योर टाइम। पर थोड़ा जल्दी बनाना। ये टेक योर टाइम तो है पर बना लिया। अब ऐसे मान के चलिए, अभी एक क्वेश्चन नहीं, आपके 4 क्वेश्चन हैं।
और 4 को सोल्व कर लीजिए। सर कैसे, हटा दो ना। सबसे पहले मुझे बताइए आपकी इस क्वेश्चन के हिसाब से बेसिक सैलरी कितनी है, लिखो साथ साथ में। 20,000 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 12, 2,40,000। डीए कितना है आपका, 1,20,000। कमीशन है 9 लाख का, सिर्फ 9,000। एचआरए मिला कितना बच्चों आपको, सर 15,000 तो मिला है अगस्त तक, मतलब 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5 महीने का, प्लस बाकी जो 18,000 है वो है 7 महीने का। इसमें से क्या कम करोगे आप, एग्जम्पशन कम कर दोगे और जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जम्पशन हटा दो ना, इसको लिख लिया सबने। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में एग्जम्पशन के हिसाब से मैंने इसके 4 टुकड़े बना दिए, आप देख सकते हैं। तो पहला टुकड़ा था आपका जहां पर आपने रेंट पे नहीं किया, 30/6 है। जहां पर आपने रेंट पे किया है 31/12। यहाँ रेंट पे कर रहे हो आप 20,000 पे पर मंथ, और यहाँ रेंट पे कर रहे हो 15,000 पे पर मंथ, और यहाँ रेंट आपका 0। और बीच में एक डेट और है बच्चों, 31। इसके बाद में एचआरए कितना हो गया, और इससे पहले कितना था, 15,000। बस ये डायग्राम हमारे पास है। बताओ एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए, पहले जो ये 3 महीने दिख रहे हैं आपको, ये वाले 3 महीने, इसमें एचआरए कितना, 15 ही तो है। तो 15 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, यहाँ 2 है बच्चों, तो 15 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, यहाँ 4 महीने, देखो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 महीने हैं, यहाँ तक तो 9, 10, 11 और 12। बताओ बेटा 18,000 मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 महीने हैं। ठीक है, अब रेंट पेड माइनस 10% और 40% और 50% सैलरी निकालना है। मुझे बताओ बच्चों रेंट पेड कितना कितना किया, मैंने यहाँ लिख दिया इसको, यहाँ 0 पे हुआ है। इसके बाद में रेंट पेड इस पीरियड में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 15,000 ही तो है। तो इसका मतलब कितना हो गया, इस पीरियड में 15,000 ही है, इसका मतलब कितना हो गया, और यहाँ पर कितना है 20,000, मतलब 10% ऑफ सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सैलरी नीचे लिखी हुई है, सैलरी आपकी पर मंथ कितनी आ रही है ये लिखा हुआ। ये कैसे निकाला आपने, ऊपर देख सकते हो आप, सैलरी आपकी है कितनी। सर सैलरी को अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मुझे हिलाना पड़ेगा इसको, तो सैलरी के लिए क्या है, 20,000 और 10,000 कितना हो गया, 30,000 हो गया। और अब ये कितना है आपका 9, मतलब 9,000 पे पूरे साल का है ना, ये डिवाइड बाय 12 करोगे तो एक महीना कितना आ जाएगा। देखो भाई, ये जो आपका एक तो पहला अमाउंट कितना है, 750 आ रहा है क्या, 9,000 डिवाइड बाय 12, क्योंकि कमीशन आपका पूरे साल का है तो एक महीने कितना होगा। तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी, 20,000 तो पर मंथ आपकी बेसिक सैलरी है, 10,000 डी है, और 750 क्या आ गया, तो 30,750 पर मंथ सैलरी आ गई। और सैलरी में तो कुछ भी चेंज नहीं है, अरे बोलिए ना। सैलरी में तो कुछ भी चेंज है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सैलरी निकालनी है आपको, तो सैलरी बताइए कितना आएगा 3 महीने का, करो मल्टीप्लाई इसको 3 महीने से, 92। तो यहाँ पर भी 92, 250 रहेगा, पूरा 31।
अब इसका 10% देखना है आपको। अब पहले ये जीरो है तो ये भी जीरो रखेंगे हम, अरे क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो रेंट पेड कितना आ गया, जीरो आ गया। आई बात समझ में? अरे माइनस थोड़ी हो जाएगा, मतलब ऐसे नहीं कह सकते आप कि सर माइनस हो गया तो कम कर दो, नहीं, जीरो हो सकता है, जीरो से नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा, 6150, 10% इसका 12300, 10% इसका कितना हुआ, 9250। क्या हो गया, ये बना ना, 9225। ये बताओ कितना माइनस करो, तो 23850, 47700, 50, साथ साथ में रिफिल कर लो भाई जल्दी जल्दी। अब 40% और 50% निकालो बेटा, ये रही सैलरी आपकी, ये तो जीरो ही करोगे आप, क्योंकि लिस्ट क्या है, जीरो हो गया ना यहाँ पर। बताओ इसमें कितना आएगा, 61,500 का यहाँ भी कितना होगा, 40% होगा ना, 39, लास्ट वाला 46। तो सबसे लोअर कौन सा इनमें, यहाँ पर तो जीरो आ गया लोअर, यहाँ लोअर कौन सा है बच्चों, 23850, यहाँ लोअर कौन सा है, 47700, और यहाँ लोअर कौन सा है, 46125। लगाओ इन सब का टोटल, अब 117,675 को माइनस कर दो ऊपर, एग्जाम्पशन वाले के अंदर। ये नोट हो गया सबका, कर लिया भी कॉपी। तो ये 1,17,675 जो अमाउंट है आपका, वो यहाँ से माइनस कर दो एग्जाम्पशन में से आप, और टैक्सेबल आएगा आपका 452,325। ये आ रहा है आंसर। ये आंसर इसलिए रखा है मैंने ताकि मैच हो जाए आंसर, आपकी कैलकुलेशन पता चल जाएगी, क्योंकि मैं तो कैलकुलेट रखता नहीं यहाँ पर। चेक करो मैच हो रहा है क्या, ऐसे तो बढ़िया, मौज करो, बहुत बढ़िया। तो ये हमने क्वेश्चन किया बेटा एक, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वो आपको होमवर्क में करके लाना है, जो आप खुद करेंगे। आप बता रहा हूँ भाई, रुक तो जा। ये क्वेश्चन है बच्चों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसको फोटो खींच लो, पर ये आपको करके लाना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अपनी क्लास को हम यहीं रोकेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बच्चों।